आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। हमारा है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा कि मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करी जाती है। तो आप पढ़ेंगे कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट पढ़ेंगे। A company's ability to develop and maintain successful. The term marketing environment denotes all the external factors and forces that affect a firm's ability to develop and maintain successful transaction and relationship with the target customer. तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, देखो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में एक तो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है कि जो हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि हमारे मार्केटिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो वो सारा तो हमने अपने मार्केटिंग में पढ़ लिया। मार्केटिंग मिक्स में जो सारी चीज़ें हमारी इंटरनल फैक्टर्स थी, जिस पे हमारा कंट्रोल था, जिस पे एक मार्केटर का कंट्रोल है और वो चेंजेस उस पर ला सकता है, वो उसके इंटरनल फैक्टर्स है। पर एक्सटर्नल फैक्टर्स में मार्केटर का कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिससे कि फर्म्स की एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन एंड रिलेशनशिप की कस्टमर मार्केटिंग में क्या होता है, दो ही ज़्यादा मेजर पीपल्स है हमारे, एक मार्केटर, बिजनेस और कस्टमर, है ना। तो कस्टमर और बिजनेस के बीच में जो रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन करते हैं हम कस्टमर से और रिलेशनशिप बनाते हैं ना। तो ट्रांजैक्शन और रिलेशनशिप और उसको अपने फर्म में अपनी काम करना, उसकी एबिलिटी वो ना कर पाए, ऐसी चीज़ें जो उसको एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अफेक्ट हो जाए, ये सारी चीज़ें, तो वो हमारा मार्केटिंग एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस हैविंग इन्फ्लुएंस ऑन बिजनेस एज फॉलोज। रैपिड टेक्नोलॉजी चेंजेस, कि कंप्यूटर में बहुत सारी रैपिड चेंजेस आ गए, ठीक है, तो वो हमारे बिजनेस फैक्टर को बहुत अफेक्ट कर जाता है। लाइक जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए। देखो अगर टीचिंग इंडस्ट्री के बारे में जाने तो टीचिंग इंडस्ट्री में सबसे पहले क्या होता था कि बच्चे जाते थे, टीचर्स पढ़ाते थे, है ना। फिर उसके बाद फिर उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, फिर ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया तो ऑनलाइन में पहले तो वो जिनके पास वो सोर्सेज नहीं है वो क्या करेंगे, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे, कैमरा रिकॉर्ड करेंगे और उन्हें पढ़ाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मीट रिकॉर्ड आ गया, मतलब क्लास मीटिंग्स, ऑनलाइन मीटिंग्स रखने का ये वेबसाइट आ गया, है ना। और डिजिटल जो हमारे डिजिटल पेन्स आ गए जो कि हम कंप्यूटर्स में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है, हमारे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है जो कि हमारे कंप्यूटर इंडस्ट्री में आई है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी, कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी है। जैसे कि बिजनेस को गवर्नमेंट पॉलिसी कौन सी अफेक्ट करती है, टैक्सेस हो गए, सब्सिडीज़ हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बैरियर्स वो हो गए। ठीक है, तो ये सारी पॉलिसीज़, लाइसेंसिंग पॉलिसीज़ होती है, वो सारी हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। ठीक है, और जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो वो हमारा गवर्नमेंट फैक्टर था जो कि बिजनेस के साथ साथ उसने पूरे इंडिया को अफेक्ट किया था। फिर उसके बाद पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, अनस्टेबल गवर्नमेंट, चेंज ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कि हमारे पॉलिटिकल, देखो अभी जो है मोदी है, ठीक है, मोदी ने जो बजट निकाला वो अलग बजट निकाला। ठीक है, मोदी ने कुछ टैक्सेस कम किए, टैक्सेस बढ़ाए, रेट्स बढ़ाए। अब फिर कोई और गवर्नमेंट आएगा वो अपने हिसाब से चलाएगा, है ना। तो ये सारे हमारे पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं। फिर उसके बाद सोशल चेंजेस, की हमारी जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन्स, कि सोशल चेंजेस जो सोसाइटी के वजह से अफेक्ट हो रही है। लाइक सोसाइटी में अभी क्या चल रहा है, अभी हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है, फेमिनिज्म चल रहा है ज़्यादा। इससे पहले तो कुछ दिनों पहले जब सुशांत राजपूत मरा था तब हमारा नेपोटिज्म चल रहा था, है ना। तो उससे कोई चेंज अगर हमारे बिजनेस को अफेक्ट करता है वो हमारी सोशल चेंजेस होते हैं। चेंजेस इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, कि कस्टमर के फैशन और टेस्ट में कोई चेंज आ गया।
ठीक है, तो वो हमारे अफेक्ट करते हैं बिजनेस को। लेबर अनरेस्ट लीडिंग टू इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिमांड फॉर हायर वेजेस एंड बोनस, बेटर वर्किंग कंडीशन, ठीक है। इंक्रीज कंपटीशन इन मार्केट विद द एंट्री ऑफ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, और कोई अगर एमएनसीज आ जाए, देखो जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब हमारी क्या हुई थी कि जब ग्लोबलाइजेशन का स्टार्टिंग स्टेज था तब बहुत सारी कंपनीज हमारी एमएनसीज हमारी इंडिया में एंटर हुई, है ना। अब इंडिया में वो एंटर हुई तो वो अपना उनको तो वो पहले से बहुत कंट्रीज़ में चला रही है, तो वो जल्दी से किसी भी कंट्री में जाएगी तो वो वहाँ का अडॉप्ट कर लेगी क्योंकि उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी होगी, डेवलप्ड होगी। पर उस टाइम पे हमारी इंडिया की उतनी अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी नहीं थी, है ना। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि इंडिया की जो ओवरऑल मार्केटिंग है वो थोड़ी कम अफेक्ट हुई होगी, है ना। तो अगर और क्या हुआ कि उनको क्या हुआ, इंडिया में क्या था, इंडियन बिजनेसेस में क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गए। अब देखो चाइना का माल अभी तो नहीं चलता, पर अभी भी चलता है, पर इतना भी बंद नहीं हुआ, पर चलता है। तो अभी इससे पहले क्या होता था कि हर चीज़ देखो, तुम कोई भी चीज़ ले लो, फ़ोन ले लो, गैजेट्स ले लो, डिवाइसेस ले लो, क्या किस चीज़ का प्रोडक्ट होता था, चाइना प्रोडक्ट होता था मोस्टली केसेस में। 90 to 95% हमारे चाइना के प्रोडक्ट्स हमें मिला करते थे। तो इंडियन बिजनेस का कंपटीशन बढ़ जाता है ना। तो ये भी हमारे जो एमएनसीज की वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। वो भी हमारी सोशल एक्सटर्नल चेंजेस है, एनवायरमेंटल चेंजेस है, ठीक है। फिर उसके बाद स्टैटिक वर्सेस डायनामिक एनवायरनमेंट। द एनवायरनमेंट ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज में बी स्टैटिक और डायनामिक। व्हेन द एनवायरमेंट फोर्सेस डू नॉट शो अ सिग्निफिकेंट चेंज दे आर टर्म्ड एज स्टेबल एंड स्टैटिक। देखो स्टैटिक का मतलब होता है कि अनचेंज या फिर चेंज विद द कॉन्स्टेंट रेट, ठीक है। तो ज़्यादा अफेक्ट नहीं करा उसने। वो ऐसे चेंजेस जो होते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट जो होते हैं हमारे स्टैटिक इन्वायरमेंट होते हैं। और जो चेंजेस हमें बहुत ज़्यादा डिग्री में अफेक्ट कर जाते हैं, जैसे हमारे हैज़ार्ड चेंजेस होते हैं, लाइक क्लाइमेटिक चेंजेस, जैसे अभी कोविड हुआ था, ये बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल था उस टाइम पे कि कोविड, किसी को तो पता ही नहीं था कि कोविड आ जाएगा और ऐसे आएगा कि सारी की सारी मतलब छोटी कंपनीज तो सारी बंद करवा देगा। तो वो ऐसे कोई अगर अफेक्ट कर जाए, ऐसा कोई चेंज जो अफेक्ट कर जाए बहुत ही ज़्यादा रेट पे और अनसर्टेनिटी के साथ की प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हम ऐसी चीज़ों को, तो वो हमारी डायनेमिक एनवायरनमेंट में आता है, ठीक है। द examples are invention of new techniques of production, replacement of minister in the government, changes in industrial revision of borrowing lending rates of India, and so on. Such factors create turbulent environment for the marketers. तो ठीक है। फिर उसके बाद हमारा कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। द मार्केटिंग एनवायरनमेंट भी क्लासिफाइड इनटू कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल हमारे कौन से है, जो कि मैनेजर कंपनी के मैनेजर बहुत हद तक मोस्टली ऐसे मतलब उन प्रॉब्लम्स को जिनको वो कंट्रोल कर सके, वो हमारे कंट्रोलेबल एनवायरनमेंट में आते हैं, ठीक है। जैसे कि बिज़नेस के अंदर की हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट, हमने प्रोडक्शन किया, हमने फाइनेंस, अपने ह्यूमन रिसोर्सेज, अपने लेबर को वो किया, ठीक है। अपना कितनी सेल्स करनी है, हमें कितनी सप्लाई बढ़ानी है, कब हमें सप्लाई को रोकना है, एडवर्टीजमेंट कितना देना है, ये सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अनकंट्रोलेबल हमारे कौन से हैं, जो कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर में हमारे दो आते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट में हमारे कौन से आते हैं, जो कि हमारे बिजनेस के स्टेक होल्डर्स हैं, जो कि हमारे बिजनेस की डायरेक्टली लिंक्ड स्टेक होल्डर्स हैं। डायरेक्ट लिंक कौन सा है, देखो बिजनेस है हमारा, ठीक है। अब बिजनेस में कौन कौन है, हमारे मैनेजर हैं, ओनर है, सबसे पहले तो ओनर है, फिर मैनेजर है, फिर वर्कर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कस्टमर्स हैं, फिर देखो मैनेजर, ओनर, वर्कर्स, ये तो हमारे इंटरनल हो गए। एक्सटर्नल कौन है, हमारा कस्टमर है, और फिर उसके बाद हमारा सप्लायर है कि उससे हमने सामान खरीदा, हमने कुछ इन्वेस्टर्स होंगे हमारे, ठीक है। और हमारा बिजनेस है तो हमारे कंपटीटर्स भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी
ये हमारे माइक्रो इन्वायरमेंट में आते हैं, जो कि हमारे डायरेक्टली लिंक्ड है। और मैक्रो में हमारे कौन आते हैं? हमारे मैक्रो में आते हैं हमारे गवर्नमेंट आती है, हमारी इकोनॉमी आती है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हो गई, ठीक है। और जो हमारी बिजनेस की इकोनॉमी, एक इकोनॉमी, बल्कि पूरी कंट्री की इकोनॉमी में कौन कौन आता है? हमारे पूरे कंट्री की इकोनॉमी में हमारे सारे बिजनेस सेक्टर्स आते हैं, सारे नॉन बिजनेस सेक्टर्स आते हैं। तो उन सब की इकोनॉमी, वो भी हमारी उनके अफेक्ट वो भी तो हमारे इन्वायरमेंट में ही है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल फोर्स हो गई, यहाँ पे हमने ये वाले देखे थे, जैसे MNCs हो गई। नहीं, वो MNCs तो हमारी फिर माइक्रो में आएगी, क्योंकि वो हमारे कंपटीटर्स है, क्योंकि डायरेक्टली लिंक्ड है हमारे साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल स्कैनिंग। द फर्म्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज डायनेमिक एंड अनसर्टेन। द मैनेजमेंट मस्ट सिस्टमैटिकली मॉनिटर इट टू डिटरमाइन। थोड़ा धीरे बात कर सकते हो? The firm's external environment is dynamic and uncertain. The management must systematically monitor it to determine threats and opportunities for the firm in future. तो जो हमारी फर्म की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो ज़्यादातर चैलेंज क्रिएट करती है, हमारी चैलेंज क्रिएट करती है। देखो, सबसे पहले तो वो चैलेंज क्रिएट करती है। अब चैलेंज को अब तुम पे डिपेंड करता है कि हाँ तुम्हारी मैनेजरियल पावर कैसी है। तो उस चैलेंज को तुम अपॉर्चुनिटी में भी क्रिएट कर सकते हो, और वो चैलेंज तुम्हारा लॉस भी बन सकता है, तुम्हारे डिस्ट्रॉइंग रीज़न भी बन सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमारी चैलेंज क्रिएट कर सकती है। चैलेंज कौन सी चीज़ें हमारी चैलेंज क्रिएट करती है? ऐसी चीज़ें हमारी जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वही तो हमें चैलेंज दे सकती है। जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है वो तो कोई चैलेंज ही नहीं हो हमारे लिए, वो तो हमारे पास बाएं हाथ का काम है ना। फिर उसके बाद and opportunity profile which will assess the impact of various environmental forces on the firm. फिर उसके बाद environmental scanning involves environmental monitoring and evaluating changes and trends in marketing environment. तो environmental scanning क्या है कि जो हमारे environmental changes आए, जो हमारी environment की चीज़ें हैं उनको monitor करना, देख रेख करना, उनको evaluate करना कि उसमें कौन सी चेंज आए हैं। फिर उसमें से ट्रेंड्स जो चेंजेस आए हैं उनको अपने मतलब अपने उनसे कुछ डिसीजन निकालना, ठीक है, उनका रिजल्ट कुछ निकालना। जैसे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ अ प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्च इन द मार्केट और द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज टू बी लॉन्च इन द न्यू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इफ मारुति सुजुकी wants to introduce a new brand of mid-size car in India, the marketing manager should undertake environmental scanning to find answer to the following questions. कि कौन कौन से क्वेश्चन है कि हमें अब क्या बोल रही है कि मारुति सुजुकी चाहती है कि वो एक न्यू ब्रांड चालू करे, मतलब निकाले, जो कि हमारी मिड साइज कार होगी, ठीक है। और वो तो उसके पहले उसको क्या जानना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे कि जो हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो कैसी कार चाहती है, ठीक है, कितना उनका बाइंग मतलब कितनी उनकी विल पावर है, परचेजिंग पावर है, ठीक है। और हमारे जो इस कार है उसके लिए कौन से चेंजेस हमारे अफेक्ट कर रहे हैं इस कार को। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट ने पोल्यूशन के रिलेटेड कोई स्कीम कुछ निकाला है, लाइक पोल्यूशन, जैसे कि उस टाइम पे एक टाइम पे निकला था ना कि ऑड इवन फॉर्मूला निकला था, हमारे किसने केजरीवाल ने लगाया था ऑड इवन फॉर्मूला। अगर उस टाइम पे क्या था कि अगर आपकी CNG की कार है, CNG के व्हीकल है तो आप चला सकते हो, है ना। बाकी आपको ऑड नंबर पे ऑड वाली कार और इवन नंबर पे इवन वाली कार। तो उस टाइम पे क्या CNG वाली कार निकालनी मतलब उस टाइम पे ज़्यादा ज़रूरी थी, ठीक है। अगर आप कोई सोशल चेंज, कोई टैक्सेस वगैरह अगर उस कार पे ज़्यादा तो नहीं लगे हैं, कोई मतलब कुछ लॉज अगर गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस निकाले या फिर पॉलिटिकल ट्रेंड्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड, वो हमें पता करना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें देखना है कि जो ये कार हम निकालना चाह रहे हैं वो ट्रेंड में है या नहीं है, कस्टमर मतलब खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, ठीक है। और हमारे कंपटीटर्स कैसे हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। फिर उसके बाद
Need and significance of scanning marketing environment. An appraisal of external environment will enable a business identify present and future opportunities, threats, constraint and crisis which it can exploit और may have to tackle as the case may be. तो स्कैनिंग मार्केटिंग इन्वायरमेंट हमने बड़ा क्या करते हैं, हम बिजनेस ट्रेंड मतलब इन्वायरमेंट चेंजेस को, इन्वायरमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, उसको वैल्यूएट करते हैं, चेंजेस निकालते हैं उसमें से, और वो हमारी बिजनेस को, प्रोडक्ट को कैसे अफेक्ट कर रही है वो जानते हैं, और उस अफेक्ट को कैसे हम सुधार सकते हैं उससे रिलेटेड हम फोरकास्ट करते हैं. देखो सटीक आंसर तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, फ्यूचर है जो हमारा, वो अनसर्टेन है, तो हम एकदम करेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते. हम क्या कर सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं, कुछ मतलब एजम्पशंस कुछ लगा सकते हैं कि ऐसे चलने, अगर हम ऐसा करें तो ऐसा होगा, अगर हम ऐसा ना करें आगे जाके जो चेंजेस आएंगे इन्वायरमेंट में वो ऐसी होंगी. ठीक है, फिर उसके बाद The benefits of understanding the relevant marketing environment are discussed below. कि पहला एडवांटेज क्या है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज. देखो अगर हम अपने चेंजेस, एनवायरमेंटल चेंजेस को जल्दी जान लेंगे तो क्या होगा कि उससे रिलेटेड हम अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को हम मतलब उसके मुताबिक हम चेंज कर पाएंगे. तो अगर हमने उसके मुताबिक अपने चैलेंज को, कहते हैं ना कि अगर हमारा चैलेंज हमने अपने कंट्रोल में ले लिया, अपने मुताबिक अपने बेनिफिट के लिए उठा लिया, तो हमारी अपॉर्चुनिटी बन जाती है ना. तो अगर आप मार्केटिंग स्कैनिंग करते हैं, एनवायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग मार्केटिंग एनवायरमेंट करते हैं, तो आप अपने चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी बनाने की फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाएंगे. अपॉर्चुनिटीज अगर बना लेंगे उसको, तो वो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज बन जाएंगी कि सबसे पहला आपका ही बिजनेस, मतलब आपके बिजनेस ने ही सबसे पहले उस पर काम किया, है ना. फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स और वार्निंग सिग्नल्स. अगर कोई थ्रेट है, उस चेंज में कोई थ्रेट है या वार्निंग है, तो आप उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा उसके बारे में. ठीक है, फिर उसके बाद सेंसेशंस ऑफ मैनेजमेंट टू कोप विद रैबिट चेंजेस. और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम कुछ क्या करते हैं, हम कुछ फोरकास्ट करते हैं, हम कुछ एजम्पशंस लगाते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कुछ होगा, तो फ्यूचर में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो वो भी हम उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं. लाइक जैसे कि अभी कोविड हुआ, ठीक है, तो कोविड में सबने देखा कि अगर कोई पैंडेमिक आती है, पैंडेमिक कंडीशन आती है कोई, तो उस टाइम पे क्या होगा कि हमें फंड चाहिए, हमें अपने पूरी की पूरी कैपिटल यूज करके नहीं रख लेने, कुछ हमें फंड करके रखना है. ठीक है, तो अब क्या है, अब वो उस गलती से जो हमारी बिजनेस सफ़र करी थी, जो बंद हो गई वो तो बंद ही हो गई, है ना, जो सफ़र करके ठीक हो गई वो बिजनेस क्या हो गई, अब संभल गई है. अब वो आगे से अगर कोई ऐसी सेम सिचुएशन आ गई या उससे जैसी कोई सिचुएशन आ गई, तो वो उस पर लड़ पाएगी, है ना. तो आपको उससे क्या होता है, आपको एक मोटिवेशन या बोल लो, या फिर आपको एक सीख बोल लो, कि आपको एक सीख मिल जाती है कि आप आगे भी उस सिचुएशन से लड़ सकते हो. ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड पॉलिसीज. तो हम अगर उस सिचुएशन से लड़ने जान गए हैं, तो हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड आगे कोई फ्यूचर में ऐसी कोई कंडीशन ना हो जाए, तो हम उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज पहले से बना के चलेंगे. या फिर अगर कोई आ रही है ऐसी कोई, हमें दिख रहा है कि ऐसी कोई चेंज आने वाली है, तो उससे पहले हम उसके लिए कुछ प्लानिंग कर लेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इमेज बिल्डिंग. If a firm is sensitive to the external environment, it will come out with new products and services to meet the requirements of customer. This will build the reputation of the firm. तो ये वाली वो ब्रांड इमेजिंग वाली बात है कि ब्रांड बनाते कैसे. ठीक है,
अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का ध्यान रखें तो हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं, कस्टमर भी आती है, हमारी कंपटीटर आती है। तो इन सब चीज़ का ध्यान रख के हम क्या कर सकते हैं, हम अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, अच्छी सर्विसेज दे सकते हैं हम अपनी सोसाइटी में कंज्यूमर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, जो भी हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट आ गई इसमें, हमारे सारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स आ गए हमारे स्टेक होल्डर्स में। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे सारे के सारे, अगर हम स्टेक होल्डर को खुश रखेंगे किससे, कि हम उनको जो चाहिए वो दे पा रहे हैं, तो वो हमारी ब्रांड इमेज बना देगा, हमारे एक बिजनेस को या फिर प्रोडक्ट को ब्रांड इमेज बना देगा। फिर उसके बाद कंटिन्यूस लर्निंग स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ना कि हमने क्या किया, हमने पहले उस सीख से मतलब उस चेंज से हमने सीखा, फिर उसके अगर इन फ्यूचर आ रही है तो उससे रिलेटेड हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, इन फ्यूचर वो दोबारा वही प्रॉब्लम आई है तो वो सेम स्ट्रैटेजी हम अप्लाई करेंगे, नहीं, वो सेम स्ट्रैटेजी अब अप्लाई नहीं हो सकती कि क्योंकि वो तब की बात थी और अब इस टाइम पे बहुत चेंजेस आए होंगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ अलग होगा। तो कुछ ना कुछ अलग में क्या होता है कि हम कंटिन्यूअसली सीख रहे हैं, कुछ लर्निंग हमारी बढ़ जाती है, और लर्निंग से क्या होता है कि हमारी जो बिजनेस है उसकी डेवलपमेंट, हमारी जो बिजनेस से रिलेटेड जो भी पर्सन है उनकी मैनेजर्स की डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, उनकी ग्रोथ हो रही है, मेंटल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। माइक्रो एनवायरनमेंट में देखो ये हमारा मार्केटिंग है, ठीक है। फिर कंपनीज की इंटरनल एनवायरनमेंट जो है हमारी, वो हमारी कंपनीज इंटरनल एनवायरनमेंट है, एचआर, हमारी ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, हमारी प्रोक्योरमेंट, हमारी जो हमें मिली, मतलब प्रोक्योरमेंट जो हमने परचेज की है, ठीक है। फाइनेंस, हमारी जो फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट थी, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और भी बहुत सारी है हमारी, सारी की सारी जो हमारी इंटरनल एनवायरनमेंट में है वो। फिर उसके बाद मैक्रो एनवायरनमेंट में हमारी पब्लिक आ गई, कस्टमर आ गए, कंपटीटर आ गए, मार्केटिंग इंटरमीडियरीज आ गई। मार्केटिंग इंटरमीडियरीज में क्या क्या आता है हमारे कि हमारे मार्केटिंग इन्वेंटर्स में जो हमारी मार्केटिंग करने में हेल्प कर रहे हैं वो कौन है, हमारे मार्केटिंग हेल्प करने में कौन कर रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स कर रहे हैं, रिटेलर्स कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे हमारे हो गए। फिर उसके बाद सप्लायर्स, तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ऊपर बताई ही है। फिर उसके बाद हमारा स्ट्रैटेजीज टू डील विद मार्केटिंग एनवायरनमेंट की क्या स्ट्रैटेजीज हैं जो हमारे मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमें डील कर, मतलब उससे मार्केटिंग एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए हमें करनी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट है हमारा एंटिसिपेटिंग एंड अडेप्टिंग, कि हमें एंटिसिपेट करना है कि जो जो चेंज आई है वो हमें एंटिसिपेट करनी है, और फिर वो अडेप्टिंग मतलब कि उस चेंजेस को अपने बिजनेस पे कैसे लागू करें वो हमें देखना है। With information gleaned from forecasting, marketers can help their organizations adopt internally to anticipated environmental demands. For instance, hotels and restaurants in popular hill station can anticipate the tourist season and increase their supplies of food, liquor and various other customer services. तो वही चीज़ है कि हमें देखना है कि हमें पहले फोरकास्ट करना है कि क्या चेंजेस हैं, उसको फिर उसके उस चेंजेस को फिर हमें अपने बिजनेस में डालना है। फिर उसके बाद स्मूथिंग एंड लेवलिंग द स्ट्रैटेजी एम्स एट स्मूथिंग द सेल्स थ्रू आउट द ईयर ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ लो डिमांड एंड ऑर्गेनाइजेशन में ऑफर इंड्यूसमेंट्स सच एज प्राइस रिडक्शन टू encourage customers to buy its products. During peak periods, it may charge a premium rate to make up for lean season. Smoothing explains why geysers are cheaper during the summer and air conditioner during the winter. तो स्मूथिंग या लेवलिंग क्या होता है कि हमें ऐसी कोई स्ट्रैटेजी अपनानी है जिससे हमारी सेल्स थ्रू आउट द ईयर सही चले। लाइक जैसे कि छोटा एग्जांपल लेते हैं कोई छोटा एग्जांपल क्या, आइसक्रीम, ठीक है, आइसक्रीम ले लेते हैं। आइसक्रीम वैसे तो हर सीज़न में ही बिकती है, ठीक है, छोड़ो यार, आइसक्रीम नहीं, कुछ और। क्या चीज़, आइसक्रीम
छोड़ो, यही एग्जांपल ले लेते हैं कि क्या होता है कि देखो, गीज़र हमारे क्या होता है, हमारे विंटर्स में यूज़ होता है, और जो हमारे एसीज हैं वो हमारे समर्स में यूज़ होते हैं। तो जो बिज़नेस है वो क्या करती है कि हमारे बिज़नेस जो गीज़र्स हैं वो विंटर में तो उसकी सेल बहुत अच्छी खासी होती है, तो उस पर वो प्रॉफिट्स अपने कमाल देती है। ठीक है, कोई डिस्काउंट वगैरह उतना ज़्यादा नहीं देती है, जो डिस्काउंट उसका नॉर्मल डिस्काउंट उसको वो हर उसमें चलाना है वो करती है बस। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर वो जब जब गर्मियाँ होती है उस टाइम पे वो गीज़र सस्ते मिलते हैं, उस टाइम पे गीज़र सस्ते मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी सेल्स नहीं है, और ये बात अपने बिजनेसमैन को पता है कि गीज़र्स खरीदने नहीं आएगा कोई इस टाइम पे। तो जो बिजनेस गीज़र्स बना रही है उस टाइम पे वो क्या करती है कि अपनी चीपर रेट्स पे देती है, कुछ डिस्काउंट्स देती है, कुछ प्राइस रिडक्शंस देती है, जिससे कि वो उस प्रोडक्ट को ख़रीद ले। ठीक है, और वैसे ही सेम केस एसी का भी वही बता रहे हैं कि कुछ रेट जो उनका नॉर्मल रेट है उस पे कुछ ज़्यादा डिस्काउंट्स दे दिया, या कोई ऑफ़र दे दिया, या कोई उसको कम रेट पे ही बेच दिया। कि जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई हम दुकानों पे जाते हैं कि वैसे तो 200 का बिकता है पर ये ना लास्ट पीस बची है ना। जब बहुत टाइम देखा होगा कि जब कोई लास्ट पीस बचती है तो बोलता है आप कितना दोगे, चलो आप 150 में ले जाओ। ठीक है, 150 नहीं दोगे, चलो 120, उससे कम नहीं कर सकता, तो आप 120 में ले जाओ, 200 की चीज़ है 120 में ले जाओ, लास्ट बची है इसीलिए दे रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं देता, है ना। तो यही बोलता है वो। तो जब नहीं बिकनी होती है, ये बात उस सेलर को पता है, तो वो उसको कम रेट पे भी दे देता है। फिर उसके बाद हमारा कम्पिटिटिव एडवर्टाइजिंग, कि हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है वो कैसे हमारी कम्पीट करे अदर अपने सब्स्टिट्यूट से। इन ऑर्डर टू मीट कंपटीशन इन मार्केट, बिजनेस फर्म्स में रिसोर्ट टू कम्पिटिटिव एडवर्टीजिंग। फॉर इंस्टेंस, पेप्सिको एंड कोका कोला कंपनीज हैव ऑफन यूज्ड दिस स्ट्रैटेजी टू आइदर इंक्रीज और मेंटेन देयर मार्केट। कौन सी स्ट्रैटेजी? कि हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो कम्पिटिटिव होनी चाहिए, कि एक दूसरे से ज़्यादा, मतलब पेप्सी और कोका कोला सेम प्रोडक्ट है ना, फिर भी कोका कोला में क्या होता है, कोका कोला में कभी देखा होगा कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट में सेलिब्रिटीज होते हैं, है ना। कोका कोला में भी जो भी ऐड करता है वो कोई ना कोई सेलिब्रिटी होता है, पेप्सी में भी कोई ना कोई सेलिब्रिटी ही ऐड कर रहा होता है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? वो करते हैं कि देखो, अगर सलमान खान पेप्सी का ऐड दे रहा है तो जो सलमान खान के फैंस हैं वो पेप्सी खरीदे, इस एजम्पशन से वो खरीदते हैं। और फिर उसके बाद कोका कोला का ऐड कौन जो कर रहा है उसके फैंस कोका कोला खरीदे, है ना। तो वो उसके मतलब जो एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं जिससे, वो उसके जो फैंस है उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे से कम्पीट करने, अपने प्रोडक्ट को कम्पीट कराने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। इन द मॉडर्न एरा टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस. If a firm lacks in technology upgradation, its market share will fall because competition from rivals who use latest technology. Therefore, a firm can meet technology threat by acquiring latest technology. तो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो हर एक बिजनेस को अपने टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करने पड़ेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलानी पड़ेगी। अगर वो टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ी सी भी मात खा जाएगा अपने बिजनेस में, तो वो पूरा उसका बिजनेस पूरा अफेक्ट कर जाएगा उसके टेक्नोलॉजी की वजह से। लाइक जैसे कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आई, कुछ न्यू मशीन आई है, ठीक है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और उसके जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसके कंपटीटर्स सब वो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, पर वही नहीं कर रहा है, तो उसकी और उस टेक्नोलॉजी से क्या, उस मशीन से क्या होता है कि सेल्स ज़्यादा हो रही है, और वही यूज़ नहीं कर रहा है तो उसकी सेल्स कम होगी, मतलब सेल्स बोल रही हूँ यार, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी, और उसकी प्रोडक्शन कम होगी
तो और धीरे होगी तो वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट पे जल्दी नहीं ला पाएगा, और उस टाइम तक उसके जो राइवल्स होंगे वो उसकी एडवर्टीजमेंट कर चुके होंगे, कस्टमर्स बना चुके होंगे, कस्टमर्स पे बेच चुके होंगे अपने जो उसके प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन कि टू और जो मर्जर क्या होता है कि दो कंपनी जब एक साथ मिलके अब न्यू कंपनी बना ले, ठीक है। दो कंपनी थे, ए कंपनी थी और बी कंपनी थी, दोनों ने अपना नाम ए कंपनी और बी कंपनी ने मिलकर एक सी कंपनी बना ली, ठीक है। तो ए कंपनी खत्म, बी कंपनी खत्म, दोनों ने मिलकर एक सी कंपनी बना ली। ये है हमारा मर्जर एंड एक्विजिशन। लाइक टाटा ऑयल मिल्स कंपनी और हीरो होंडा, हीरो एक कंपनी है, होंडा एक कंपनी है। उन्होंने वैसे जॉइंट वेंचर बनाया था, कुछ टाइम के लिए बनाया था, पर उन्होंने मर्ज तो किया ना, ठीक है। मारुति सुजुकी, ये सारे ये जॉइंट वेंचर है, उसके बाद अलग अलग हो गए थे वो लोग, ठीक है। तो ये मर्जेंट कंपनीज होती है कि जो एक कंपनी और दूसरी कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी बनाए। बात नहीं है हमारी, क्योंकि वहाँ रहती है तो हॉस्टल में पापा को मैडम ने मना कर दिया। और एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन होता है कि जो एक कंपनी है, ठीक है, और दूसरी उससे बड़ी कंपनी है और उसने उसको खरीद लिया। लाइक कोई बताएगा, ये किसी ने माइक्रोसॉफ्ट खरीदा था ना, या माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को खरीदा था, ऐसा कुछ था ना। 4 साल हाँ, 3 लाख करके, हाँ। और फिर उसके बाद उसमें ना कोई बताएगा? वो करेंगे, क्या दोबारा पूछ। ये एक बार हुआ था ना कि माइक्रोसॉफ्ट को किसी ने खरीदा था, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने किसी को खरीदा था। आई थिंक नोकिया या सैमसंग में से किसी को। किसका भैया? भैया मैं बताओ तो झूठ बोलो, वो उसमें गूगल करती हूँ। कब हुआ था कहाँ? अच्छा मैं बात करूंगी, लेकिन वो गर्ल्स हॉस्टल है भैया, बॉय का भी होगा। हाँ बॉय का मुझे नहीं मालूम होगा, हाँ तो होगा। और दिल्ली में भी बता रहा था भैया, लेकिन वो कन्हैया पास कर, एक और है दिल्ली में, मुझे कहीं याद आ रहा है, एक बच्चा मुझे मिला था, वो यहाँ रहता है गड्ढा कॉलोनी में, बोला था दीदी मैं फ्री में पढ़ रहा हूँ। ऐसे फ्लिपकार्ट ने भी बहुत सारी कंपनीज खरीदे हैं। और उसके पिताजी पेंटिंग काम करते हैं, एंटर पेंटर में। और कहाँ बताया था वो, और दिल्ली के बाहर भी आप कर सकते हैं। पता करना पड़ेगा सर, के लाइन में डलवा आप दीजिए, एक जो कर रहा है। काम करिए, एक बार आप भेजा लीजिए, वहाँ पे बहुत हॉस्टल है, कुछ नहीं बोलिएगा मेरे सब आइडिया है, मैं गरीब आदमी हूँ। माइक्रोसॉफ्ट हु ऑर्डर माइक्रोसॉफ्ट, तो माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था। फाउंडेशन जानते हैं? आकाश फाउंडेशन वाले के उन लोगों ने इसको खरीदा था, रुक जाओ। दीदी माँ जो है सादगी है, उनसे बच्चे लेकर के उन्होंने अमेरिका पहुंचाया है। हाँ देखो, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट, नोकिया को खरीदा था माइक्रोसॉफ्ट ने। बच्चे पूरा मीडिया वगैरह में भी आया था, वो लेता रहता है बच्चों को, आकाश फाउंडेशन। दीदी तो भाभी बात करके आया था। हाँ, तो एक्विजिशन मतलब एक छोटी कंपनी को कोई बड़ी कंपनी अगर खरीद ले, तो नोकिया कंपनी क्या था कि नोकिया जब न्यू स्मार्टफोन्स आ गए तो नोकिया उतनी जल्दी उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाया था, तो इसीलिए उसके जो बिजनेस शेयर्स हैं वो कम हो गए थे। तो उस टाइम पे उसको फिर माइक्रोसॉफ्ट ने खरीदा था, तो वो एक्विजिशन कंपनी बन जाती है हमारी। जो कोई बड़ी कंपनी अगर एक छोटी कंपनी को खरीद ले, ठीक है, अपनी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फिर जॉइंट वेंचर बताया, जैसे जॉइंट वेंचर का मैंने बताया था, ऊपर बताया था कि हीरो होंडा जॉइंट वेंचर हुआ था, मारुति सुजुकी हुआ था, महिंद्रा आया था फोर्ड के साथ, और ठीक है, तो ये सारे हमारे जॉइंट वेंचर है।
diversification. Many companies have undertaken diversification programs to strengthen their position in the market. Reliance has diversified into textiles, petrochemicals, financing, information technology, communication एक्सेट्रा. डाइवर्सिफिकेशन मतलब देखो, तुमने शुरू एक कंपनी से किया, ठीक है. अगर जैसे तुम्हारा कोई लेदर की शूज़, तुमने लेदर के शूज़ से शुरू किया अपनी कंपनी, ठीक है. फिर उसके बाद तुमने लेदर के बैग्स खोले, तुमने लेदर जैकेट्स खोली, फिर उसके बाद तुमने लेदर कुछ भी लेदर के कुछ भी तुमने क्या किया, लेदर से ही अपने अलग अलग प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई कर लिए, अपने कंपनी में प्रोडक्शन डाइवर्सिफाई कर ली, ठीक है. प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन कर ली. तो मतलब अब एक ही बिजनेस, एक ही कंपनी के अलग अलग बिजनेस होने हैं, ठीक है. वो हमारी डाइवर्सिफिकेशन होती है. ब्रांड बिल्डिंग कि हमारी जो कंपनी है उसको फिर हमें अलग अलग कंट्रीज़ में ब्रांच खोलना, ठीक है. वो हमारी ब्रांड बिल्डिंग होती है. जब देखो, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, वो जब अच्छी एक इंडिया में, एक कंट्री में अच्छी चल जाएगी, तो उसके बाद वो क्या चाहेगा कि जो ये कंपनी है इस कंट्री के मार्केट में तो मैंने कब्जा कर लिया, ठीक है. अब दूसरे कंट्री के मार्केट में भी जाऊंगा, ठीक है. तो वो फिर उसके बाद ब्रांड बिल्डिंग हो जाती है कि अपनी ब्रांड को बिल्ड करना अपने दूसरे कंट्रीज़ में. फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. Several companies like Hindustan Unilever, Coca-Cola have strengthened their distribution network in India. They have been concentrating on marketing in rural markets by launching low-priced models of their products. आज मैम ने पढ़ाया भी था कि ये कि होता है कि रूरल एरियाज़ में जो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि इंडिया में मतलब अर्बन एरियाज़ में महंगे मिल रहे हो, पर उस रेट पे हमारे रूरल एरिया में नहीं मिलते. रूरल एरिया में क्या होता है कि चीप प्रोडक्ट्स, वही प्राइस मतलब वही प्रोडक्ट कम रेट पे मिलता है, ठीक है. पर कुछ चीज़ें होती है जो कि ज़्यादा रेट पे मिलती है. तो वो जो कम रेट पे मिल रही है, अच्छी ब्रांड की चीज़ें भी कम रेट पे मिल रही है. क्यों मिल रही है? क्योंकि वो अपना नेटवर्क बनाना चाहते हैं उस जगह पे. अब वो कम रेट की इस टाइम पे मिल रही है. अब जब नेटवर्क बन जाएगा उस जगह पे भी, तो उसके बाद फिर अपनी रंग दिखा देगी वो अपना, ठीक है. तो हो गया हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट. ये वाला नहीं है, तो ये अच्छा वाला दिया.